नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवा क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग भाग 12 पढ़ रहे हैं और इसका थर्ड लेक्चर है और ये कंप्लीट हो जाएगा आज। तो इसमें जो आर्टिकल्स हम लोग पढ़े थे 287 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे 288 288। और इस अनुच्छेद में दिया गया है जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। इसका मतलब यही है, जो जल हो गया या इलेक्ट्रिक हो गया, इसके संबंध में राज्यों द्वारा, मान लीजिए कोई सरकारी ऑफिस है, चाहे कोई कार्यालय है, उसमें जो भी टैक्स लगाया जाएगा, उसमें राज्य सरकार द्वारा कुछ टैक्स उसमें छूट दी जाएगी। मतलब कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति यह न कह दें कि सरकार द्वारा जल या विद्युत के संबंध में टैक्स ले, तब तक वो टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मतलब ये राष्ट्रपति अगर निर्देश देगा तभी यह राज्य सरकार उस पर टैक्स लगा सकती है। ठीक है। 288 में ये कहा गया है। अब 289 में कहा गया कि राज्यों की संपत्ति और आय, जो संपत्ति है और इनकम है राज्य के, संघ के कराधान से छूट। ठीक है, संघ के कराधान यानी राज्यों में जितनी संपत्ति होगी या इनकम होगी उस पर संघ द्वारा छूट दिया जाएगा, यानी केंद्र के द्वारा उसमें उन करों को यानी टैक्स में छूट दी जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, बस इतना याद रखिएगा कि जो संपत्ति होता है, इनकम होता है राज्य का, उसमें जो टैक्स लगता है वो केंद्र सरकार ही उसमें उसमें छूट दे सकती है। अब है 290, कुछ व्ययों यानी पेंशनों के संबंध में समायोजन। ऐसे अधिकारी जो केंद्र, ये हो गया केंद्र और ये हो गया राज्य, ऐसे अधिकारी जो केंद्र और राज्य दोनों में काम करते हों, जैसे महिला आयोग होती है, महिला आयोग और बाल आयोग होता है, तो इनका जो व्यय यानी इनका जो खर्च होता है, इनका जो पेंशन होता है, ये भारत के संचित निधि से दी जाएगी। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वहाँ से वो दी जाएगी, चाहे इनका सैलरी हो चाहे पेंशन हो, ये वहाँ से दी जाएगी। जो भी खर्च होता है, जो दोनों संबंध में काम करते हो, चाहे राज्य में हो चाहे संघ में हो, ये दोनों जगह जो काम करते हैं, करने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे आयोग होता है, महिला आयोग, बाल आयोग, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कोर्ट, जैसे कुछ कोर्ट्स हो गए हैं, उनको भारत के संचित निधि से वो पैसा दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं 291 में कहा गया कि शासकों के निजी थैली की राशि। तो निजी थैली की राशि इसको खत्म कर दिया गया है, अब ये नहीं बचा है संविधान में। इसको 26वां संशोधन अधिनियम 1972, ठीक है, 1972 धारा 2 के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। अब आता है उधार लेना। अब किसी से उधार, जैसे राज्य उधार लेता है या केंद्र सरकार उधार लेती है पैसे के मामलों में, तो वो इसके बारे में आगे इस पर बात की गई है संविधान में। अब इसमें दिया है 292, सरकार द्वारा उधार लेना। सरकार द्वारा उधार लेने का मतलब है संघ है, संघ द्वारा उधार, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। जैसे यदि केंद्र सरकार विदेश से, फॉरेन से, विदेश से लोन लेती है, ठीक है, लोन लेती है या आरबीआई से लोन लेती है, तो इसके लिए किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं, यानी किसी से, ये भारत सरकार किसी से भी परमिशन नहीं लेगा। उसको लोन चाहिए, चाहे विदेश से लोन हो, किसी अदर कंट्री से, या आरबीआई से लोन लेना है, तो वो किसी राष्ट्रपति से या किसी राज्य से, किसी से भी उसको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही 293 में ये कहा गया है कि राज्यों द्वारा उधार लेने पर, इसको यदि राज्य सरकार किसी से उधार लेता है, चाहे विदेश से उधार लेना हो, चाहे वो संघ से उधार लेना हो या किसी और राज्य से उधार लेना हो, ये मान लीजिए एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, इसको उधार चाहिए, तो या तो वो ये केंद्र सरकार हो गई, या तो ये केंद्र के पास जाएगा, या तो ये विदेश किसी कंट्री के पास जाएगा उधार लेने के लिए, या दूसरे राज्य के पास जाएगा उधार लेने। लेकिन ये जब राज्य उधार लेगा तो सबसे पहले ये केंद्र सरकार से परमिशन लेगा, यानी अनुमति लेना पड़ेगा। 293 में ये कहा गया। 294 में है, कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का अधिकारी। इसका मतलब क्या है, देखिए क्या होता है कि सभी संपत्ति जो स्वतंत्रता के ठीक पहले भारत के डोमिनियन सर के अंतर्गत निहित था, यानी उसके अंतर्गत था, और संविधान बनने के बाद जितनी भी संपत्ति होता है, जितनी भी संपत्ति प्रत्येक गवर्नर के प्रांत यानी प्रोविनेंस क्रम, जो संघ और संबंधित जो राज्य थे उसमें निहित होगा। इसका मतलब क्या है, जितने भी स्वतंत्रता से पहले जो भी संपत्ति था, ठीक है, जो भी संपत्ति था, जो कोई क्षेत्र था, यानी डोमिनियन सरकार था, यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भी सरकार उसमें चल रही थी, तो वो संपत्ति क्या हो गया, वो उसके अंतर्गत हो जाएगी, यानी डोमिनियन सरकार के अंतर्गत रहेगी। ये स्वतंत्रता के पहले की बात है। लेकिन जितने भी, यदि संविधान बनने के बाद जितने भी ये क्षेत्र था, संपत्ति था, अब वो प्रत्येक गवर्नर, यानी राज्य का प्रत्येक गवर्नर होता है, तो ये प्रांत का कोई गवर्नर होता है, तो उसमें वो संपत्ति को निहित कर दिया जाएगा, यानी एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब किसी के पास नहीं रहेगा, ठीक है, ना तो केंद्र सरकार के पास और न ही राज्य सरकार के पास, यानी जो जिसके अंतर्गत आता है वो उसको मिल जाएगा। अब आता है भारत के जो डोमिनियन सरकार और प्रत्येक गवर्नर के प्रांत, तो ये तो बता दिए हम।
लेकिन यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का एक मसला ये खड़ा हो जाता है कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जो प्रांत प्रोविनेंस था, क्षेत्र था, एरिया था, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये भारत हो गया। तो इसके बंटवारे के समय जो क्षेत्र इसको यहाँ पर मिला, इसको ऐसे बना देता हूँ, ये भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। यानी जो क्षेत्र जहाँ पर मिला, अगर ये क्षेत्र पाकिस्तान को मिला तो ये पाकिस्तान का होगा और ये भारत को मिला तो ये भारत का ही होगा। इस पर केवल पाकिस्तान इस पर अपना अधिकार जमा सकता है और इस पर भारत अपना अधिकार जमा सकता है। तो इसमें 294 में यही है और 295 में कहता अन्य दशाओं में वही बात कही गई है, लेकिन इसमें कहा गया अन्य दशाओं में कोई और कंडीशन हो तब उनमें आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का बाध्यताओं का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है और बात वही है, सेम कंडीशन वही कहा गया है कि डोमिनियन सरकार का जो पहले से था, लेकिन कुछ दशाओं में वो क्या होता है, केंद्र सरकार के पास वो संपत्ति चला जाएगा कुछ दशाओं में। ठीक है, तो ऐसी समझ जो ठीक शुरू होने से पहले भारतीय राज्य में पहली अनुसूची में के भाग बी में उसको डाल दिया गया है। यानी केंद्र सरकार के पास वो कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं कि उस क्षेत्र को डाल दिया जाएगा, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, उन क्षेत्रों को। तो ऐसी कुछ अन्य दशाएं हो गई और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 296 का था कि राजगामी या व्ययगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति, इसका मतलब क्या है कि कोई भी संपत्ति, देखिए कोई भी संपत्ति हो गया उस तारीख पर जब वो महामहिम यानी राष्ट्रपति किसी भारतीय राज्य के शासक के पास जमा होती है, ये भारतीय भारतीय राज्य शासक कोई है, कोई एरिया है या कोई संपत्ति है तो इसके पास जमा है, तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा नहीं तब तक वह संपत्ति केंद्र को या राज्य को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी ये भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी, लेकिन अगर इसके अंदर जब यह इस्तेमाल किया गया, इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या महामहिम जो है इसको ये निर्देश दे सकता है कि जो क्षेत्र था वो किसको, राज्य सरकार को देना चाहिए या केंद्र सरकार को देना चाहिए, इसका स्वामी कौन होना चाहिए इस क्षेत्र का, इस पर राज कौन करेगा, सत्ता कौन इस पर अपना संभालेगा, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, 297 में कहा गया कि राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या भारत भूमि स्थित मूल्यवान चीजों, स्रोतों का केंद्र का अधिकार। इसका मतलब देखिए, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र हो गया, अगर वहाँ पर कोई भी कीमती या मूल्यवान वस्तु निकल जाती है, जैसे वर्तमान के उड़ीसा शहर में, उड़ीसा राज्य में 3 जिलों में सोना मिलने की आशंका जताई गई है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिलने की यहाँ पर आशंका जताई गई है और शायद मिली भी है, कन्फर्म न्यूज नहीं पता है, मिली भी है। तो उस पर किसका अधिकार होगा, राज्य का होगा कि केंद्र सरकार का होगा। तो इस अनुच्छेद के तहत जो भी मूल्यवान वस्तु निकलेगी, चाहे सागर से मिलती हो, चाहे किसी नदी से मिलती हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से मिलती हो, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही अधिकार होगा, यानी वो भारत सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सोना मिलने की बात कही गई है और लिथियम मिलने की बात कही है वो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 298 में व्यापार करने थी, यानी व्यापार करने, बिजनेस करने की बताया गया है। बिजनेस करने के लिए जो पावर्स दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। संघ और प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी भी व्यापार यानी बिजनेस करने की संपत्ति से अधिग्रहण होता है। देखिए, केंद्र हो गया चाहे राज्य हो गया, इसको अपना विकास डेवलपमेंट करना है तो उसको जो बिजनेस है, इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में अधिक जोर देना होगा। ठीक है, तभी जाकर रोजगार की जो मामलात हैं वो बढ़ सकता है और जो इससे बेरोजगारी को निपटा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो इस पर ध्यान देगा और उनको पावर्स दी गई हैं। ठीक है, केंद्र में किसको पावर्स दी गई हैं ऐसे बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए व्यापार के संबंध में, तो केंद्र में दी गई है पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट उस पर अपना कानून बना सकती है, किसी भी बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए केंद्र अपना पार्लियामेंट में कानून बना सकती है। वहीं ठीक अगर राज्य की बात करें तो राज्य अपना विधानमंडल में ये पावर्स दी गई हैं और इसको संसद द्वारा कानून के अधीन होगा। यानी जो ये केंद्र बनाएगा ये तो पार्लियामेंट में बनाएगा, ठीक है, संसद में कानून बनाएगा, लेकिन जब राज्य अपना विधानमंडल में कानून बनाता है तो वह कानून केंद्र सरकार के ही अधीन होगा। यानी इसके विपरीत या इसके विरोध कोई भी कानून नहीं होगा। यानी जो भी कानून ये राज्य सरकार बनाएगी ये केंद्र सरकार के ही अधीन होगा। ठीक है, अब चलिए 299 को देखते हैं, संविदाएं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जितने भी संघ या राज्य होते हैं कार्यपालिका शक्ति में कॉन्ट्रैक्ट निकालती हैं। जितने भी संघ, ठीक होता है, केंद्र हो गया चाहे राज्य हो गया, ये जितने भी अपनी कार्यपालिकाएं
काम करने के लिए जो उनकी ऑफिशियल काम होती हैं, उनमें जब जॉब्स निकालती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी निकाल सकती हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से, देखिए, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य के जिस राज्य में निकालना हो, ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति उसका हस्तक्षेप करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को उस कॉन्ट्रैक्ट दीजिए जो इसके लिए योग्य हो और काम कर सके। ऐसा नहीं कि वो काम छोड़कर भाग जाए और उसका निर्धारण न कर सके। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट राज्यपाल राज्य को निर्देश देता है या राज्य के राज्यपाल को निर्देश देता है। ठीक है। अब चलिए 300 यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं, 300 वाद और कार्यवाहियाँ, यानी जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं, मुकदमा होती है, चाहे भारत सरकार का हो चाहे राज्य का हो, तो इस पर क्या कहा गया है, भारत सरकार यानी भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है। कोई भी अगर काम होती है, कार्रवाई, कानूनी लड़ाइयाँ लड़नी होती है, तो भारत सरकार जो होती है वो अपना पर्सनल आइडेंटिटी की वजह से वो मुकदमा नहीं लड़ सकती। वो भारत सरकार के नाम से मुकदमा को लड़ती है और राज्य सरकार राज्य के नाम से मुकदमा लड़ती है। कोई अपना पर्सनल मुकदमा इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। वो भारत सरकार का मुकदमा होना चाहिए या राज्य सरकार का मुकदमा होना चाहिए। यानी जो कार्रवाइयाँ, वाद कार्रवाइयाँ ऐसी की जाती हैं, ठीक है? और मुकदमा हो और संसद के अधिनियम द्वारा किए किए जा सकने वाले किसी भी प्रावधान के अधीन हो सकती है, ठीक है? और ये मुकदमा संसद के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत की जा सकती है। यदि संविधान में यदि संविधान के प्रारंभ से पहले यानी संविधान के बनने से पहले कोई भी ऐसी नियम या कार्रवाइयाँ लंबित हो, यानी कोई नियम हो गया या कोई कार्रवाई है जो कोर्ट में चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा समय से वो लंबित है, सुनवाई नहीं हो रहा है, जिसमें भारत डोमिनियन का एक पक्षकार भी है। ये संविधान बनने से पहले की बात की गई है कि जो डोमिनियन सरकार का एक पक्षकार था, तो उन कार्रवाइयों को डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ अब प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा या समझा जाएगा। लेकिन संविधान के बनने के बाद वो जो कार्रवाइयाँ लंबित थी, अब वो भारत सरकार के अंतर्गत आ जाएगी, वो मुकदमा भारत सरकार अब देखेगी, ठीक है? या कोई राज्य का ही होता है वो संविधान बनने से पहले, तो उस राज्य का जो मुकदमा थी, अब संविधान बनने के बाद उस कार्यवाही को अब राज्य सरकार उसका हस्तांतरण करेगी, देखेगी उसको और मुकदमा लड़ेगी, ठीक है? और इसी में 301 को जोड़ा गया है संपत्ति का अधिकार। ये जो हमारा मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अब इसको मूल अधिकार से हटाकर यानी आर्टिकल 31 से हटाकर इसको 300 ए में जोड़ दिया गया है। और ये क्या था कि संपत्ति यानी आपका जो संपत्ति है वो आप ही के पास रहेगा, आपका जो ज़मीन है वो आप ही के पास रहेगा, लेकिन इसको हटा दिया गया है। अब संपत्ति के अधिकार आप नहीं होंगे, वो सरकार होगा। जैसे कि 31 में जब संपत्ति का अधिकार था, तो अगर सरकार आपसे ज़मीन कोई छीन लेती है, तो आप कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब 300 ए में जोड़ने के बाद आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए कोई रोड बनाना हो और आपका घर बीच में पड़ जाता है, तो पहले संपत्ति का अधिकार आपके पास था, तो आप कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब सरकार आपसे ये ज़मीन ले सकती है, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। तो भाई जब ज़मीन लेगी तो इसका मुआवजा भी देगी, ऐसी नहीं कि वो छीन लेगी तो कुछ नहीं देगी, मुआवजा भी इसका देती है। तो यही है संपत्ति का अधिकार जो है 42वां संविधान संशोधन करके इसको 300 ए में डाल दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे सोशल हैंडल से जुड़ने के लिए इस यूज़र आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।